कल के क्लास में हमने किया था अबाउट नो स्लिपिंग कंडीशन, लेकिन हमने रेस्ट्रिक्शन रखा था। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन क्या रखा था कि अगर कोई फिक्स्ड ग्राउंड पे या फिक्स सरफेस पे अगर नो स्लिपिंग कंडीशन करना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फिक्स सरफेस जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो। जैसे ये भी देखो नो स्लिपिंग कंडीशन कर रहा है, देखो ये भी देखो नीचे आ रहा है विद नो स्लिपिंग कंडीशन, मैंने स्लिप तो नहीं कर रहा ना, देखो स्मूथली आ रहा है नीचे, तो ये भी नो स्लिपिंग कंडीशन कर रहा है ना, ये भी वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा और a इज इक्वल टू अल्फा। आगे ना समझे। अब पॉइंट पता क्या है कि अगर मान लो ये सरफेस रेस्ट पे नहीं है तो क्या होगा, है ना, दैट्स नाउ द क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे ना, सपोज एक कन्वेयर बेल्ट चल रहा है। ठीक है, एक कन्वेयर बेल्ट चल रहा है और वो जो चल रहा है वो इधर चल रहा है लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड और उसका एक्सीलरेशन है, यानी कन्वेयर बेल्ट से चल ही नहीं रहा है, एक्सीलरेट भी कर रहा है, एक्सीलरेट कर ही सकता है, और उसके ऊपर एक गोल सा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे गोल सा एक ऑब्जेक्ट है और मान लो वो जा रहा है विद 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और उसका जो एक्सीलरेशन है वो है सपोज 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और नो स्लिपिंग कंडीशन सपोज सेटिस्फाई है, तो नो स्लिपिंग कंडीशन, सपोज नो स्लिपिंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड। ऐसे में तुमको ज्यादा नहीं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये ले, तो फाइंड आउट VA VB acceleration of A net acceleration। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा ट्राई करो पहले। अच्छा ऑब्वियसली तुम बोलोगे आपने तो ओमेगा और अल्फा दिया नहीं है ना, ओमेगा और अल्फा दिया भी नहीं होगा, पर हाँ एक चीज गिवन है, वो है इसका जो रेडियस है वो है 2 मीटर। तो 2 मीटर रेडियस वाला एक ऑब्जेक्ट है, गोल 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 घूमते घूमते आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, जो भी आ रहा है अगर आगे जा रहा है तो, और इनके एक्सेलरेशन भी दे रखा है। तो इसका जो सेंटर है उसका वेलोसिटी 12 है, एक्सेलरेशन 16 है, और जो कन्वेयर बेल्ट है वो भी इस बार मूव कर रहा है with a velocity 20 and acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे केस में तुमको बताना है A और B पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो आंसर अच्छा सुशांत ने आंसर दिया 12 i कैप माइनस 8j कैप, और एक्सेलरेशन भी आ गया 48 i कैप माइनस 8j कैप। ठीक है ना, मैं देखता हूँ हो रहा है सिंपल है। तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया इज दैट ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये जो 2 पॉइंट्स है इनके वेलोसिटी सेम होने चाहिए, इनकी एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। सब कुछ लेकिन सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट देखना ध्यान। चलो तो व्हाट इज द वेलोसिटी 12, और अगर तुम पॉइंट ये वाला ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी देखते हो, लेट्स से नाम दे देता हूं P और Q, तो VP क्या हो जाएगा 12 बाई क्या और ओमेगा, तो लेट्स से ये ओमेगा है ना, माइनस ओमेगा
माइनस 2 ओमेगा, है ना? तो VP माइनस 2 ओमेगा, तो VP यानी 12 माइनस ओमेगा, तो माइनस 2 ओमेगा हो गया। ये हो गया P का वेलोसिटी, और Q का वेलोसिटी तो दे रखा है 20, यानी ये 20 के बराबर होगा। यानी वो इधर जाकर तो क्या हो जाएगा ना 8, तो ओमेगा आ गया इक्वल टू -4 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने ओमेगा एज्यूम किया ना वो गलत है, यानी ओमेगा एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैंने एक्चुअली क्लॉकवाइज माना है, तो ये देखो पॉइंट पी पे ओमेगा कैसे होगा, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तो आगे भी होता है पीछे भी होता है, याद है ना? टेंजेंशियल आगे पीछे दोनों हो सकता है, लेकिन कैसे मैंने लिया कि मैंने तो ये ओमेगा माना है, इसलिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये ओमेगा, इसलिए मैंने माइनस में डाला है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, और दैट इज देयरफॉर ओमेगा आ गया -4 आ गया ना। अब एक काम करो, एक्सेलरेशन का भी, लेकिन एक्सेलरेशन का ध्यान रखना सारा एक्सेलरेशन नहीं निकालना, एक्सेलरेशन सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो एक तो हो गया 16, तो एक्चुअली मैं कल से ऐसे लिखना इज इक्वल टू AQ VQ इज इक्वल टू 20 आएगा, और AP, लेकिन AP में सिर्फ अलोंग द लाइन। तो व्हाट डू मीन बाय अलोंग द लाइन इन दिस केस? अलोंग द लाइन का मतलब इस केस में क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, है ना? तो A एट पॉइंट P, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 16। तो मैं अल्फा भी इसी डायरेक्शन में मान लेता, मानने में क्या जाता है, देखा जाएगा सही गलत है। तो 16 माइनस ये अल्फा के हिसाब से 2 अल्फा, इतना आई कैप होगा बस। एक ओमेगा स्क्वायर आर भी है, बट वो नहीं लेना है। क्यों? ओमेगा स्क्वायर आपका टुवर्ड द सेंटर है ना, तो हमें तो लाइन ऑफ कांटेक्ट से मतलब है, ये परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कांटेक्ट है, इसलिए हमने उसको काउंट नहीं किया, और वो होना चाहिए इक्वल टू AQ, और AQ दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, यानी -2 अल्फा इज इक्वल टू -6। यार ये दोनों को देख के पता चल, ठीक है ना? तो -2 अल्फा हो गया -6, क्यों? क्योंकि 16 उधर चला जाएगा, तो 16 -2 अल्फा इज इक्वल टू 10, तो -2 अल्फा 6 इज द -6, यानी अल्फा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड, ये पता चल। अब हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, अब हम एक्चुअल सब कुछ निकालेंगे। अब हम एक्सेलरेशन में ओमेगा स्क्वायर आर भी लेंगे, मेरे से पहले तो आपने नहीं लिया, क्योंकि जब तुमको स्लिपिंग और नॉन स्लिपिंग देखना होता है ना, तो सिर्फ अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट देखना होता है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ कांटेक्ट से हमें कोई लेना, इसलिए हमने नहीं लिया, ठीक है? लेकिन अब सब कुछ लेना है। तो वेलोसिटी ए में क्या होगा, वेलोसिटी सेंटर, वेलोसिटी सेंटर क्या आ चुका है 12 आएगा, और ए पे जो ओमेगा आर होगा वो क्या होगा ना, ओमेगा ड्रॉ तो मैंने ऐसे किया, पर एक्चुअली ओमेगा इधर है, तो कितना हो गया ओमेगा -4, यानी 4 रेडियन पर सेकंड, बट उल्टे डायरेक्शन इधर, तो ओमेगा उल्टे डायरेक्शन में होगा, ओमेगा मतलब है 4 into 2 यानी -8 आएगा, ठीक है? ओमेगा आर बोलते हैं 2 है, यानी दैट इज इक्वल टू 4 आएगा, यानी ए वाले पॉइंट का जो वेलोसिटी आ गया वो आ गया 4 आएगा। अब आ जाओ बी वाले पॉइंट का वेलोसिटी, बी वाला पॉइंट तो ये है, तो इसके लिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर तो वही 12 y है, तो वो तो हो गया 12 y, और ओमेगा आर किधर होगा, तो देखो ये ऐसे रहा ओमेगा, तो ओमेगा तो उल्टा ऊपर की तरफ हो रहा है ना, यानी जे क्या, तो क्या होगा प्लस ओमेगा आर, अच्छा सॉरी सॉरी, ओमेगा तो उल्टा हो गया ना, तो ओमेगा इधर नहीं, ओमेगा ऐसे है, यानी डाउनवर्ड्स हो गया, क्यों? क्योंकि ओमेगा माइनस आ गया, ओमेगा माइनस आ गया, यानी ये जो डायरेक्शन दिखाई तो गलत हुआ ना, यानी उल्टे डायरेक्शन में, तो उल्टे डायरेक्शन में अगर ओमेगा होता है तो पॉइंट बी पे टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है, या तो ऊपर या तो नीचे। अब हम चॉइस कैसे करेंगे ना, ओमेगा का ये डायरेक्शन गलत है, यानी उल्टा कर लो, ये लो, ये लो, आ गया,
यानी माइनस में आएगा और कितना आएगा ओमेगा यानी 4 इंटू 2 a माइनस 8। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा क्योंकि आई और जे तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, उसमें आई और आई था इसलिए सिंप्लीफाई हो गया, है ना। चलो ठीक, कुछ कुछ आंसर्स तो आए हैं। VA4 आई क्या बिल्कुल सही, VB12 आई क्या -8 क्या एकदम सही। अब मैं एक्सेलेरेशन देख लेता हूँ, है ना। एक्सेलेरेशन क्या होगा ए का ना, पहली बात तो सेंटर का एक्सेलेरेशन तो 16 है ही है, तो इक्वल टू 16 आई क्या, और ए पॉइंट के लिए अल्फा इधर हो जाएगा इधर ऐसे, तो अल्फा इधर, तो अल्फा कितना आया है 3, तो 3 टू द 6, तो ये भी आई क्या, और जो रेडियल होगा वो है ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर मतलब 16 दुगना 32 डाउनवर्ड्स माइनस 32 जे का, यानी 32 आई क्या माइनस 32, सॉरी 22 आई क्या माइनस 32 जे क्या। ठीक है बेटे, तुम्हारा एकदम बिल्कुल करेक्ट आ रहा है सुशांत। और एक्सेस में बी पॉइंट, तो बी पॉइंट के लिए भी वो तो होगा ही, यानी 16 आई क्या तो होगा ही होगा, है ना 16 वाला। और बी पॉइंट पे जो अल्फा होगा वो होगा ऐसे, देखो अल्फा यानी अल्फा 3 है इंटू 2 6, तो प्लस 6 जे क्या, और जो ओमेगा स्क्वायर आर होगा वो होगा टुवर्ड सेंटर, कहीं से भी टुवर्ड सेंटर, जैसे बी पॉइंट से अगर टुवर्ड सेंटर करोगे तो इधर जाए, तो ओमेगा स्क्वायर होगा 16 तो 32 से प्लस 32 आई, यानी आ गया 48 आई क्या प्लस 6 जे क्या। ठीक है, चेक कर लो, ठीक एकदम 100% करेक्ट। ओके सो दैट्स परफेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मुझे सिर्फ ओमेगा और अल्फा बताना, बस और कुछ नहीं। ओमेगा अल्फा और सेंटर का वेलोसिटी एक्स, इसमें तो मैं चार चीजें बताना है, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, ओमेगा और अल्फा, ये चार चीजें बताना, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, में मिटा दिया, कुछ पूछना तो नहीं था। यस ऋषिता, नो सर, मेरे को तो कुछ नहीं पूछना था। साइंस बेटे समझ में आया वाला? जी सर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज है। सपोज मैंने क्या किया, एक रोलर लगाया और ऐसे, इसमें तो इस तरह का वेलोसिटी ऑफ सेंटर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, ओमेगा और अल्फा, ये चीजें निकाल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, ओमेगा और अल्फा। अब देखो दिया क्या है, दिया ये कि ये जो रोलर है ना वो ऐसे चल रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चल, ठीक है। ऐसे केस में
ऐसे केस में तुमको फाइंड आउट करना वेलोसिटी ऑफ सेंटर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, ओमेगा अल्फा एंड ऑब्वियसली नो स्लिपिंग कंडीशन। ठीक है, नो स्लिपिंग कंडीशन। दिक्कतें आ रहा है इसमें। चलो इन्हें इसको फाइंड आउट करो फटाफट। देखिए इसको पहले मैं बताता हूँ किस तरह से अप्रोच करना है। लेट अस assume that this is B, this is A. Let's assume both omega and alpha as clockwise. मैंने दोनों का क्लॉकवाइज मान ली, गलत सही देखा जाए। अब ये जो पॉइंट है, इन दोनों का वेलोसिटी बराबर होना चाहिए और अलोंग द लाइन ऑफ कांटेक्ट एक्सेलरेशन भी बराबर होना चाहिए। सिमिलरली ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट के भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ठीक है, तो v माइनस 2 ओमेगा होगा ना, v सेंटर के इधर है और नीचे वाले पॉइंट अगर देखते हो तो ये देखो ऐसे, ये तो माइनस ओमेगा आर यानी 2 ओमेगा, यानी v माइनस 2 ओमेगा तो आ गया एंड दैट इज इक्वल टू क्या ना -20। हमने v को पॉजिटिव माना है और ओमेगा माइनस माना है, तो ये इधर है यानी इक्वल टू -20। सिमिलरली अगर ऊपर वाले पॉइंट देखते हो तो v प्लस ओमेगा यानी v प्लस 2 ओमेगा, तो v प्लस 2 ओमेगा आ गया कितना, इक्वल टू 8। तो दोनों को ऐड कर लो, यानी 2v इज इक्वल टू -12, यानी v इज इक्वल टू -6। यानी ये सामने नहीं, इसका जो सेंटर है वो पीछे की तरफ जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, यानी तुम लिख सकते हो वेलोसिटी वेक्टर में एज -6 ठीक है। तो v वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू -6 i कैप, है ना। अच्छा, और क्या है ना, अब एक्सेलरेशन पे ध्यान दें तो v अगर 6 आ जाता है, -6 मतलब, तो -6 और उधर चला तो +6, तो -20 -14 तो ओमेगा, देन ओमेगा 7 आ, तो ओमेगा आ गया 7 रेडियन पर सेकंड और वो प्लस में है। अब एक्सेलरेशन along the line एक्सेलरेशन भी सेम करना पड़ेगा, क्योंकि a और अल्फा भी इसी दिशा में, a माइनस अल्फा, ये देखो u ऐसे, ये तो माइनस हो गया ना, फिर तो a माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका एक्सेलरेशन तो फॉरवर्ड है तो 10, और ऊपर वाले में क्या होगा ना, a प्लस 2 अल्फा, इधर प्लस 2 अल्फा, वो कितना है 6, तो a प्लस 2 अल्फा हो गया 6, यानी 2a इज इक्वल टू 16, यानी a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो i कैप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। और अदरवाइज a का वैल्यू तो आई पुट करते हैं। अच्छा, a का वैल्यू अगर मैं 8 पुट कर दूं तो 8 हो गया -18, यानी अल्फा आ गया इक्वल टू 9 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। -2 अल्फा, तो ये 8 हो गया, तो उधर जाएगा, नहीं सॉरी 8 a है ना, तो उधर तो 2 आ, तो -1, ये हो गया सारा डेटा, ठीक है, ये हो गया सारा डेटा। तो a आ गया 8, b आ गया -6, a आ गया 8, और क्लॉकवाइज को ओमेगा और अल्फा मानते हुए ओमेगा आ गया 7 और अल्फा आ गया -1। बाकी अपने वेक्टर फॉर्म में क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या आई कैप वगैरह ये सब चीजें अपने आप जो है पुट कर सकते हो। अभी वो जरा मैथमेटिक्स देख, ठीक है ना।
तुमने कुछ आंसर दिए थे, मैं देखता हूँ जरा क्या सही है गलत। ठीक है, 7, 8, 1 और -6, 7, 8, 1 और -6, ठीक ठीक, एकदम परफेक्टली करेक्ट है। चलो ठीक है, सो दैट वाज अबाउट योर लीनियर क्वांटिटीज इन सर्कुलर मोशन। कभी कभी जरूरत पड़ता है, खास करके जो नो स्लिपिंग कंडीशन वाला चीज है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। चलो, with that we come to an end. With that we come to an end to the discussion on 2D motion का first part, and that is circular motion. इसको हम डिस्कस कर लेंगे ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ चीजें तो है जो कि एकदम थोड़ा बड़ा निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि दैट्स लाइक प्रीटी इजी। हमें प्रोजेक्टाइल को इन जनरल हम लोग कैसे देखते हैं ना, अगर यू स्पीड से जा रहा है लेवल से, और अगर थीटा एंगल है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा यू cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, है ना, एंड सो ऑन। फिर इसके चेंजेस आएंगे एंड ऑल। तो मैं अगर इसको वेक्टोरियली लिखता हूं तो क्या क्या बनेगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी v0 ये हो जाएगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी जे कैप, है ना, फिर g डाउनवर्ड से माइनस j कैप। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा u cos थीटा इनटू t i कैप प्लस u sin थीटा माइनस हाफ ठीक है ना। ये cos थीटा इनटू t i कैप, ये हो गया इसका वेक्टर इक्वेशन। और लास्ट में आता है इसका क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन, जो कि इस चीज का, जो कि पता है तुम लोग ऑलरेडी तो काफी कुछ कर चुके हैं इसके ऊपर, दैट इज दैट पैराबोला इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, y is equal to x tan theta minus gx square by तो y is equal to x tan theta minus gx square by 2 u square cos square, ठीक है। देख लो, चलो, तो दैट वाज द शॉर्ट समरी अबाउट द प्रोजेक्टाइल। हम एक काम करते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो तो चलो कोई कुछ खास नहीं है, अब वो सब देख लेना, मैक्सिमम हाइट और ये सब चीजें, ये सब तो अपने आप जानते ही हो। यानी h max आ जाता है कितना, u square sin square theta by 2g, तो रेंज का फॉर्मूला आ जाता है 2u square sin theta cos theta by g एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर मान लो तुमको मैक्सिमाइज करना है रेंज को, इस केस क्या होगा ना, r max happens when theta is equal to 45 डिग्री। तो ये तमाम चीजें जो है उनको ऑब्वियसली पता होना चाहिए। तो दैट वाज अ शॉर्ट समरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ना, एक थोड़ा सा क्वेश्चन पहले करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस भी करेंगे। समझ में क्या आता हूं कि मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया with the speed of 50 meter per second at an angle of 37 degree, और ये जो हाइट है
ये सपोज 135 मीटर्स, तो 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, यू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज। Find out the time of flight and the range of the projectile. ठीक है ना? देखो चलो स्टार्ट करो। चलो ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर दे दिया। क्या देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना इज दैट प्रोजेक्टाइल को जहां से लॉन्च किया है, ठीक है ना, जहां से लॉन्च किया है वो होना चाहिए उसका ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ठीक है। अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकालें या तो हम रेंज पहले निकालें, मर्जी है, वैसे ऐसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हो पहले, कैसे निकालोगे? तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट लो, तो 37 डिग्री, देन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा? 50 into cos 37, और cos 37 क्या होता है? 4/5, ये तो ऑलरेडी करा है। ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद वर्टिकल वाले पार्ट के लिए वर्टिकल मोशन के इक्वेशन लिख, तो अगर एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है और यहां पे आके लैंड करता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? -135, -135 is equal to ut minus half gt square. तो u was the 30 t minus half into 10 into t square, ये तो कैंसिल होगा 5 हो जाएगा, यानी आप 5 को भी कैंसिल कर सकते हो, 5 6 और you get 27, ठीक है। यानी t square minus t minus 9 t plus 3 is equal to -3। तो चलो -3 तो इस केस में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट यस 9 विल बी द आंसर। अब अगर 9 अगर मान लो इसका आंसर आता है तो इसका रेंज कैसे होगा? तो उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से उसका रेंज आएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम will give the horizontal distance। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मतलब होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट से हाइट वगैरह चीज, ये थोड़ा सा रिलेशनशिप है। देखो रेंज कितना हो गया? रेंज 40 into 9 यानी 360, ठीक है। ये एक तरीका है।
दूसरा तरीका ये है कि मैं सीधे प्रोजेक्टाइल पाथ क्वेश्चन में इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स डाल दूंगा, ये वाला। अब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स तो नहीं पता ना, बट एक चीज मुझे मालूम है, इसका वाई कोऑर्डिनेट मालूम है ना। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां से स्टार्ट किया, इसका वाई मुझे मालूम, यहाँ का वाई हो जाएगा -135। भाई देखो, ये अगर ओरिजिन है तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो यानी वाई के अलोंग कितना पहुंचा है, 135 नीचे, यानी यहाँ का वाई हो जाएगा -1। देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू -135 इज इक्वल टू x tan थीटा, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर, तो gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर into cos थीटा, क्या होता है 4/5, तो into 4/5 into 4/5, तो 5 से 10, ये 5 से 10, तो यानी x स्क्वायर बाय 16, 32, 320, यानी x स्क्वायर बाय 320 माइनस 3/4x माइनस 135 आ गया ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, इससे रेंज निकाल, क्यों भाई, x का वैल्यू आ जाएगा, वही तो रेंज। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसलिए सीधा आंसर निकालना कैसे ना, -b प्लस माइनस b स्क्वायर वाले से, तो -b मतलब 3 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 9/16, और ये माइनस है इसलिए प्लस होता है, into 1/320 into c मतलब 135, तो by 2a 2 into k मतलब 1, तो इसको सिंपलीफाई करोगे देखना ये काफी कुछ कट पुट जाएगा, देख क्या लगता है कि अरे बाप रे तो बड़ा एक्सप्रेशन आ गया, बट काफी कुछ सिंपलीफाई हो जाएगा, से रेंज आ जाएगा एस 360, ये वाला जो पहले आया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया था। अच्छा, मुझे लगता है रेंज के क्वेश्चन में शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, रेंज में गलत आया, बाकी तो सही। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट को बदल रहा हूं, अब जो मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनो। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने ना एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, कैसे भी थ्रो कर दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर जाकर फिर नीचे आएंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने देर बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम will the projectile be
perpendicular to its initial orientation. यानी कि इनिशियल पोजीशन मैंने थ्रो किया, वो करते 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 देखना कभी ना कभी परपेंडिकुलर टू, मतलब ऐसे, जैसा अभी इस वक्त तक देखो तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा है ना। तो अगर इनिशियल देखते हो तो ये ओरिएंटेशन है और इस वक्त ऐसे है तो परपेंडिकुलर है ना। ये क्वेश्चन है कि किस वक्त प्रोजेक्टाइल का जो ओरिएंटेशन होगा, यदि वेलोसिटी होगा चलना, वो इनिशियल वाले का परपेंडिकुलर होता है कितने देर बाद। तो दिया हुआ है कि इसका स्पीड इनिशियली या वेलोसिटी इनिशियली 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, 50 मीटर पर सेकंड है और एंगल हो गया सपोज 53। Sushant has given almost a quick answer here, that is 25 by 4 second. एक बार अप्रोच बताओगे बेटा एक बार। सर पहले तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लिया कंपोनेंट फॉर्म में 30i + 40j। एक मिनट थोड़ा सा ना तेज बताओ, अभी आवाज थोड़ा कम आ रहा है। सर पहले तो इनिशियल वेलोसिटी लिख ली 30i + 40j। हाँ और सर फिर किसी भी टाइम पे वेलोसिटी लिख ली। सर फिर किसी भी टाइम पे वेलोसिटी लिख ली। हाँ और उन दोनों का डॉट 0 कर दिया क्योंकि सर परपेंडिकुलर है। फिर उसमें सर टाइम आ गया 25/4। हाँ बस एकदम परफेक्टली राइट आंसर है। यानी बेसिकली इट्स अ वेक्टर क्वेश्चन एक्चुअली। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी देखते हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी देखते हो है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होगा 30 और 40, यानी v0 is equal बार बार कट के आ रहा है, कट के आ रहा है, इस तरह से क्या होगा ना, x वाला तो वेलोसिटी बदलता नहीं, ये तो रहेगा 50i का, लेकिन y वाला बदलता है ना, u सेंटर माइनस gt याद है ना, यानी 40 माइनस gt j। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होना है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का खासियत क्या होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो therefore v0 dot is equal to 0। तो अगर करो तो 900 प्लस 1600 माइनस 40g, 40g की मतलब 10t बेसिकली। -40 into 10 नहीं माइनस हाँ into t should be equal to 0। ये 25 हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 25 is equal to 400t, यानी t is equal to 25/4 सेकेंड। अच्छा आज 90 डिग्री दिया है तो और एंगल भी दिया होगा, तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ेगा, बट आई थिंक वी कैन डू इट। कैसे, अगर कोई और एंगल होगा तो दैट केस हमें पता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर दिया है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कैसे निकालते हैं ना, cos
cos theta is equal to a dot p by mod a mod, ठीक है ना। कभी कभी कोई और टाइप का एंगल पूछा है दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो हम ये निकाल सकते हैं कैसे, cos theta is equal to a dot b by mod a mod, ये तो वेक्टर का इक्वेशन है ना, अभी उससे कर सकते हो। चलो अब आप और आगे बढ़ते हैं। और वो ये है कि सपोज एक मैंने मैंने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया विद 50 मीटर पर सेकेंड, ये वाला जो एंगल है वो है सपोज 53 डिग्री। क्वेश्चन इज इसका जो लैंडिंग होगा उसका टाइम क्या होगा और रेंज क्या होगा, ये होगा इसका रेंज। अब ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का बेसिक क्वेश्चन, फिर इसके बाद और भी देखेंगे। बेसिक क्वेश्चन साथ में लो, T इज इक्वल टू क्या होगा जिस पर लैंड करेंगे और उसका रेंज कितना होगा, रेंज ऑब्वियसली मेजर्ड अलोंग द इंक्लाइंड, ठीक है ना। ठीक है, सुशांत ने ऑलमोस्ट इमीडिएटली टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया और रेंज का भी बता दो ऐसे ही। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है देखो, एक तो होता है इंक्लाइंड प्लेन का इक्वेशन, वो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो वो क्या होता है y इक्वल x tan अल्फा, y इक्वल mx। अगर मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूं ठीक है ना, तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका इक्वेशन क्या होगा y इक्वल x tan अल्फा, और प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन मैं ऑलरेडी पता कर लिया, तो दोनों तो बराबर होगा ना, इस पॉइंट पे दोनों बराबर, यानी क्या हो गया tan अल्फा, तो ये दोनों बराबर होगा, बेसिकली दोनों बराबर कर दिए, ठीक है ना। तो देखो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा माइनस gx by 2u square cos square, यानी x का वैल्यू सीधा याद कैसे ना 2u square cos square theta by g into, इससे क्योंकि x आ गया, ये एक अप्रोच हो सकता है और भी अप्रोच हो सकता है। तो जब x आ जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलता है, हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस के अलोंग उसका वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो फिक्स रहता है u cos थीटा, तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है u cos थीटा इनटू टाइम, तो टाइम क्या होता है x अपॉन u cos, तो t हो जाएगा x बाय u cos, तो u cos थीटा इसको डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा 2u cos थीटा बाय g इनटू tan थीटा माइनस tan अल्फा। ये तो क्या फार्मूला वाले अप्रोच से, ये तो हो गया फार्मूला वाला अप्रोच। एक और तरीका भी है, वो क्या है कि वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट निकालो जो कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, तो लेट्स कॉल इट सपोज vy। अब उसमें थोड़ा बहुत मेहनत तो है बट कोई नहीं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं। और ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, इसका जो कंपोनेंट बनेगा देखो वो क्या बनेगा, एक बनेगा g sin अल्फा और एक बनेगा g cos अल्फा,
अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को तुम ऐसे टेक के ऊपर की तरफ और वो नीचे आता तो कैसे आता ना, इक्वल वेलोसिटी से देखोगे तो टोटल टाइम जो लगता है वो है 2u/g, क्योंकि u/g जाने में और u/g आने में तो 2u/g। बस अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो होगा 2 × u vy। ये vy क्या है, द वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। अपॉन यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, इसके अलावा वर्टिकल नहीं, वर्टिकल तो जी होता है, इसके अलावा कौन सा कंपोनेंट काम करता है, जी का। तो ये भी एक तरीका है। और एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाए और एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है तो ये देखो, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो x by r इज इक्वल टू cos 37 है ना, तो उससे क्या होगा, r भी आ जाएगा। एक बार x आ जाए तो ध्यान रखना x by r इज इक्वल टू cos अल्फा, यानी r इज इक्वल टू x by cos अल्फा। मैं अब डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, मैंने अब आंसर दे दिया कि वेरियस क्वांटिटीज आपस में कैसे लिंक्ड है, ठीक है ना। वो देख लो, वेरियस क्वांटिटीज कैसे आपस में लिंक्ड है वो एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। अच्छा सुशांत, तुमने तो आंसर दिया है, दैट इज t is equal to 10 seconds। चलो चेक करें, तो t का हो जाएगा 2u cos theta, यानी 2u cos theta यानी 3/5 g into tan theta यानी 4/3 minus tan alpha यानी 3/4, है ना। तो 16 जैसे 9 7, तो चेक करो ये 5 से तो कैंसिल हो गया, 10 50 सारा होगा, यानी इक्वल टू 6 into 16 minus 9 तो कितना आ रहा, 7/12, 3.5 सेकेंड आ रहा है। ठीक है ना। तुमने बेटे 10 का आंसर कैसे निकाला? सर मैंने ये सोच लिया कि जो बॉल को जो फेंका है सर वो 90 डिग्री पे फेंका है, अगर हम ग्राउंड से मेजर कर लें सर 53 + 37 पूरा 90 डिग्री हो गया। अच्छा तो तुमने इसको 90 डिग्री सोच लिया था? मैंने सर हाँ, मतलब मैंने इंक्लाइन के लॉन्ग सॉल्व नहीं करा, मैंने इसको मतलब एक्स एक्सिस पे लॉन्ग पूरा देख लिया कि पूरा एंगल 90 डिग्री है और ऊपर की यहाँ से दिया था, यहाँ से। अच्छा सर मैंने वो एंगल गलत देख लिया। हाँ फिर तो तुम्हारा तो 37 डिग्री से तो वर्टिकल मोशन होगा, फिर तो ये सीधा जाएगा और सीधा आ जाएगा, फिर तो रेंज भी 0 हो जाएगा ना। फिर ये सर वो मेरे रेंज भाई सर मेरा रेंज 0 ही आ रहा था, लगा गलत। चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो हमने आज बेसिकली क्या किया, थोड़े से प्रोजेक्टाइल के ऊपर हल्का फुल्का एनालिसिस किया ऑन वेरियस सिचुएशंस, ठीक है ना। तो कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी हमने उसके बेसिक सारा चीजें बता दिया और साथ में इंक्लाइन प्लेन और उसके ऊपर डिस्कस किया। कल हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, यानी अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर प्रोजेक्टाइल को देखते हैं तो उसको क्या नजर आएगा वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो कल के एजेंडा ऑफ डिस्कशन हम लोगों का जो है यही रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आज हमने प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया, लास्ट टॉपिक था इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पे मैं ये नहीं कहूंगा कि फॉर्मूले सारे याद कर लो, मैं कहूंगा कि मेथड पे जोर दो और मेथड को कॉन्फिडेंटली अपनाओ,
क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले और इतने वेरिड फॉर्मूले और इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले देखो याद बड़े मुश्किल से रहे। तो मैं तो इट इज बेटर नॉट रिलाई ऑन मेमोरी अलोन, क्योंकि मेमोरी में दिक्कत क्या है कि तुम जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, चला एक प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ था, अब वहां चेक कैसे करोगे, वहां पे कोई चेक करने वाला तो होगा, तो देयरफॉर उसमें एक एरर का स्लिप ऑफ मेमोरी का एरर का पॉसिबिलिटी बनती है। तो देयरफॉर ऐसे टाइप के सिचुएशंस में ज्यादा मेमोरी पे ना भरोसा करके अच्छा है कि हम कंसेप्ट पे जाएं। और इस टाइप के बड़े क्वेश्चन बड़े रेयरली आते जो रट्टू वाले हो, और अगर तुम ऐसे रटने वाले हर सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो बाय मेमोराइजिंग, तो तब तो तुमको कम से कम 100-200 चीजें ऐसे याद करने पड़ते हैं और सारे बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड। तो इसलिए सजेशन ये रहता है कि ज्यादा मेमोरी में मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ। देखो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करते देखो एक्स का वैल्यू आ, और एक बार एक्स का वैल्यू आ गया तो हमें पता है कि x = u cos θ * t होता है हमेशा, तो t हमेशा निकल जाएगा x / u cos θ इस अप्रोच से, है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में निकल के क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, हैव अ गुड डे, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, गुड डे।